अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। साबिक वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर अवाम को सड़कों पर निकाल कर अपनी मकबूलियत का इम्तिहान लेंगे या नहीं, इसका फैसला आज होने का इम्कान है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल अपने कारकुनों के नाम पैगाम में कहा था कि वो रहीम यार खान जलसे में अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। अब देखना होगा कि इमरान खान कुछ देर बाद जलसे से खिताब में लॉन्ग मार्च या धरने का ऐलान करेंगे या लॉन्ग मार्च की तारीख देने में मजीद ताखीर करेंगे। इस हवाले से पीटीआई के जराये से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज इमरान खान अहम ऐलान करेंगे। इमरान खान को लॉन्ग मार्च की कॉल देने का फायदा और नुकसान सबका अंदाजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर संजीदगी से गौर कर रही है। पार्टी जराये के मुताबिक इमरान खान ने सारे पत्ते सीने से लगा कर रखे हैं। जराये के मुताबिक पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने इमरान खान से कहा है कि अगर लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद गली में नहीं जाएगी। तो इमरान खान ने रहनुमाओं से कहा कि मुझे सब बातों का इल्म है और मैं तमाम बातों को देखकर ही हतमी फैसला करूंगा। अहम बात यह कि आज जलसे के लिए रहीम यार खान निकलने से पहले इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू में हुकूमत को एक अहम पैगाम दिया है। इमरान खान ने कहा है कि अगर अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली वापस आ सकती है। इमरान खान ने मुलाकात में यह भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब कैसे खराब हुए। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई थी, इसलिए गलतियां हुई। ये अहम बात है कि इमरान खान असेंबली में वापसी की मशहूर पेशकश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ रोज के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह मुख्तलिफ केसेस की समाअत में इस बात पर जोर देते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस जाए और पार्लियामेंट में अपना आईनी किरदार अदा करे। एक तरफ इमरान खान आज के जलसे में अपनी तहरीक के अगले लाएअमल का ऐलान करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमा इदारों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के इल्जाम लगा रहे हैं। कल नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने दावा किया कि इमरान खान आज भी लाडले हैं। खुद को न्यूट्रल कहने वाले खुदा करे न्यूट्रल हों, लेकिन इदारे आज भी इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो न्यूट्रल खुद को कहने वाले हैं खुदा करे न्यूट्रल हों, मगर क्या आपको तीनों इदारे जो थे जिनकी निशानदेही वो कर रहे थे, क्या वो न्यूट्रल नजर आ रहे हैं? किसी न किसी जानब से उनको सहूलतकारी तो दी जा रही है। अगर न्यूट्रल हो गए हैं चीजें तो नजर भी आना चाहिए। रातों को मिलते हो तो तुम्हें कहा जा रहा है कि अगर लाशें गिराओगे तो थर्ड अंपायर की जानब देखोगे तो उंगली खड़ी होगी। आज भी तुम लाडले ना हो तो ये जमात ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। कोई इसको सहूलतकारी का काम दे रहा है जो कि हमारे इल्म में है चीजें। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है, जिसमें इमरान खान के लॉन्ग मार्च और मुआशी मामलात समेत मुख्तलिफ अमूर पर बात हुई है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एहसन साहब, एक तो आज मुतवक्को है कि शायद इमरान खान रहीम यार खान के जलसे में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, कोई तारीख दे देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जलसे पर जाने से पहले उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर साइफर पे तहकीकात के लिए हुकूमत तैयार है तो हम कौमी असेंबली में वापस आ सकते हैं। आज ये भी खबरें चल रही थी कि ये भी शायद मशरूत शर्त रखी है कि कौमी असेंबली में आ जाएंगे अगर इलेक्शन के हवाले से बात करने के लिए तैयार हो। तो कहीं ना कहीं इमरान खान इशारा दे रहे हैं हुकूमत से इंगेज करने का, मुज़ाकरात करने का। कैसे देखते हैं इसको आप, और वेलकम करेंगे? कुछ पेशरफ्त आपकी तरफ से भी देखी जाएगी क्या? जी शहजाद, देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक बहुत ही जल्दबाजी में और पता नहीं किस सोच के तहत इंतहाई कदम उठा लिया है। और अगर वो वाकई कोई सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें असेंबली के अंदर आके अपोजिशन बेंचेस पे बैठना चाहिए था, लेकिन वो इस्तीफे दे के बाहर चले गए। अब शायद उनके अपने अराकीन उनको इस गलती का एहसास दिला रहे होंगे, क्योंकि उनके अराकीन ने उनके इस फैसले की तायद नहीं की थी और वो स्पीकर से बार बार ये कहते थे कि आप हमारे इस्तीफों को मंजूर करने का नोटिफिकेशन जारी ना करें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान साहब अपनी जो कोशिश है उसमें नाकाम होने के बाद कुछ अगर बहाना तलाश कर रहे हैं तो हम वेलकम करेंगे। उन्हें वापस आना चाहिए, पहले दिन से ही उन्हें असेंबली के अंदर बैठना चाहिए था। इस्तीफे देने का ड्रामा और ये सड़कों पे जाना बिल्कुल एक लाहासिल कोशिश थी जिसमें उन्होंने कौम को उलझाया। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, देखिए, आज पाकिस्तान में
जितनी बड़ी तबाही मौसमियाती तब्दीली से आई है, इस तबाही ने जिसमें 1/3 पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हुआ है, हमारे 3.25 करोड़ बहन और भाई मुतासर हुए हैं, सड़कों पे बैठे हैं, पानी में गिरे हैं, इसने गैर मुल्कियों के दिल जो हैं वो भी पिघला दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आंखों में नमी के साथ बात की इस तबाही की। जो भी पाकिस्तान बाहर से आया है इस तबाही को देख के वो अपनी आवाज़ बढ़ाने से या आंखों में आंसू लाने से नहीं रुक सका। मुझे हैरानी इस बात की है कि इमरान नियाज़ी साहब के सीने में किस तरह का दिल है कि ये इस तबाही को देखकर इनको ये नहीं ख्याल कि ये वक्त कौम को इत्तेहाद पैदा करने का है, कौम मिलकर इन लोगों की मदद करे। वो मुसलसल कौम के अंदर एक इंतशार, पोलराइजेशन पैदा कर रहे हैं जिससे कि कौम मजीद तकसीम दर तकसीम हो रही है। अहम बात है क्योंकि जितने इंटरव्यूज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने या आपके दूसरे डेलीगेशन ने दिए तो वहाँ पे ये सवाल इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया है कि एक तो सैलाब का मामला है, दूसरी तरफ दूसरी जगह जो सियासत है आपके यहाँ वो बहुत पोलराइज हो चुकी है और बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान। लेकिन ऐसे साहब क्या आप वाकई समझते हैं कि जो लॉन्ग मार्च का प्रेशर है वो सिर्फ एक प्रेशर है, इमरान खान साहब ये करेंगे नहीं क्योंकि पहले भी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं वो, और इस मरतबा तो जावेद लतीफ़ साहब जो वफाकी वजीर है वो कह रहे हैं सहूलतकारी भी है, रातों को मुलाकातें हो रही है, इमरान खान से ये कहा जा रहा है कि अगर लाशें मिल गई तो थर्ड एम्पायर उंगली उठा लेगा। ये तो मतलब उस किस्म की बातें तो 2014 में हम सुन रहे थे, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जावेद लतीफ़ साहब ने जो कुछ कहा उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है और वो ना पॉलिसी देने के मजाज है, पॉलिसी बयान पार्टी का, और ना वो हुकूमत की तरफ से कोई पॉलिसी बयान देने के मजाज हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक गैर ज़रूरी बयान है जो उन्होंने दिया है। इस वक्त हमें मुल्क के अंदर किसी किस्म की तकसीम और इंतशार की गुफ्तगू करने की बजाय वज़ीर आज़म का भी यही मौक़िफ़ है और हमारी पॉलिसी है कि हम इस वक्त सियासत नहीं, इन सैलाब ज़दगान की खिदमत की एफर्ट करें। हमारी सियासत का अव्वल और आखिर यही होना चाहिए कि हम रिलीफ। लेकिन ऐसे साहब जावेद लतीफ़ साहब नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हैं, मरियम साहिबा के करीब हैं। मरियम साहिबा ने अभी पिछले चंद दिनों किसी कोच का भी जिक्र किया कि कोच अभी भी उनकी सहूलतकारी कर रहा है, तो ये जावेद लतीफ़ साहब अपने तौर पे तो आके इतना बड़ा बयान नहीं देंगे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। देखिए, मैं समझता हूँ कि वो यकीनन, जैसे मैंने कहा कि वो सियासत के खिलाड़ी हैं, वो अपनी इनफरादी राय का इजहार कर सकते हैं। मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये पार्टी से कोई पॉलिसी बयान ऐसा जारी नहीं हुआ और हुकूमत के अंदर भी वज़ीर आज़म की तरफ से कोई ऐसी हदायत नहीं या वज़ीर इत्तलात की तरफ से उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि मेरी इस पे राय ये है कि ये गैर ज़रूरी था, गैर जिम्मेदाराना था। हुकूमत को यकीन है कि कोई ऐसी सहूलतकारी इमरान खान को नहीं प्रोवाइड की जा रही है। देखिए, इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर हम भी कह चुके हैं और मैंने भी कई दफ़ा कहा है कि कोई किसी किस्म की सुलेमानी टोपी का हिसार उन पे है कि वो अदालत की तौहीन करें तो उनको कोई नहीं पूछ सकता, वो फौज की तौहीन करें उन्हें कोई नहीं पूछ सकता, वो आइन को बुलडोज कर दें उनको कोई नहीं पूछ सकता, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले 7-7 महीने इम्प्लीमेंट ना करें उन्हें कोई नहीं पूछ सकता। ये एक मुहिम्मा ज़रूर हर किसी के दिमाग में है कि आखिर वो कौन सा इनके पास ऐसा जादू है, इनके पास कौन सी ऐसी सुलेमानी टोपी है कि जब भी कानून और आइन को ये तोड़ते हैं आइन और कानून अंधा हो जाता है। टोपी की बात तो आप कह रहे हैं, सुलेमानी टोपी है, कहीं ना कहीं इशारतन जावेद लतीफ़ साहब भी टोपी की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या है, किसी नतीजे पे कोई कंसेंसस नहीं आप लोगों के दरमियान? वेल, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमने इस मुल्क के अंदर जो भी हालात पीछे देखे हैं उसमें अगर हमारे कौमी इदारे ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं तो हमें इसका खैर मकदम करना चाहिए। और इस वक्त चाहे वो कौमी इदारे हैं, चाहे वो सियासी जमातें हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कोई भी है, सबको अपनी रैंक्स बंद करके इन सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। देखिए, वो इलाके जो सैलाब ज़दा नहीं है वो अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त 1/3 पाकिस्तान किस मुश्किल और किस अजाब से गुजर रहा है। तो लिहाजा हमें कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिससे कौम में किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का इंतशार हो। ये वक्त एक बहुत जिम्मेदारी का वक्त है और हमें अपने तमाम ऐसे साहब अभी जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ से ज्यादा दिखानी चाहिए। तो इमरान खान के साइफर की तहकीकात करवा दे तो कौमी असेंबली में आएंगे तो हुकूमत क्या जिम्मेदारी पूरी करेगी, मुझे बताइएगा जरा स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में कहा था सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि पार्लियामेंट में इजलास बुलाएंगे, सिक्योरिटी का इजलास होगा,
उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी आएंगे और इस साइफर की बाकायदा हम तहकीकात करेंगे और इसके नतीजे पर पहुंचेंगे कि हकायक हैं या नहीं। वो हुआ नहीं अब तक, तो अब करा देंगे आप अगर इमरान खान साहब मशरूत कर रहे हैं इससे? अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया असेंबली की नो कॉन्फिडेंस मोशन के मसले के ऊपर, उसमें वाज़े तौर पे ये लिखा गया कि कोई ऐसे शवाहिद हुकूमत पेश नहीं कर सकी जिसमें ये बात पता होती कि ये जो है कोई साजिश है। ISI, MI, सर्विस चीफ्स, IB, हमारे यही इदारे हैं ना जिन्होंने तहकीकात करनी है, इन सब ने कह दिया है कि किसी किस्म की कोई साजिश इसमें नहीं थी। वजारत खारजा ने कह दिया है कि इसमें कोई साजिश तो अगर पार्लियामेंट में बहस नहीं करवाएंगे फिर ना ही समझें कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इमरान खान इससे मशरूत कर रहे हैं कि कौमी असेंबली में आएंगे अगर आप इस पर तहकीकात करवाएंगे। जी, मैं फिर ये कहूंगा कि देखिए वो कौन से, ये जितने मुतलका इदारे हैं जिन्होंने तहकीक करनी है उन सब ने वाज़े तौर पे कहा है कि इसमें कोई साजिश नहीं। अब अगर इमरान खान साहब ये तहकीकात CIA से कराना चाहते हैं, मुसाड से कराना चाहते हैं या किसी गैर मुल्की एजेंसी से कराना चाहते हैं, वो बता दें, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां कह चुकी हैं, सर्विस चीफ्स कह चुके हैं, वजारत खारजा कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इसके अंदर कोई साजिश नजर नहीं आई। तो अब इमरान खान साहब की पता नहीं कौन तसल्ली कर सकता है। सही, तो ये बताइएगा कि आज लंदन में वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ साहब से और काफ़ी इशूज़ पे बात हुई है, तो क्या आज ये भी हतमी फैसला हो जाएगा कि सागडा साहब जो कि खुद कह चुके हैं कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, वो सेनेटर मुंतखब होंगे, अपना हल्फ लेंगे और इसके बाद जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे, रिप्लेस कर लेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब को? वाज़े इशारे हैं, तो ऐसा फैसला हो गया आज? ऐसा कोई मेरे अभी इल्म में नहीं, लेकिन इसहाक डार साहब एक सीनियर हमारे साथी हैं, वो पाकिस्तान आना उनका हक है और पार्टी उनके ज़रूर इस्तेफादा करेगी तजुर्बे से जब भी, लेकिन उनका क्या रोल होगा इसके बारे में पार्टी की क़यादत या वज़ीर आज़म ही कोई फैसला कर सकते हैं। मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी क्योंकि के ऊपर वज़ीर आज़म ने वो एक सैलाब की जायज़ा इजलास शुरू हो चुका है, मुझे उसमें शरीक होना है। जी एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अच्छी बात है कि अब दुनिया को एहसास हो रहा है कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है और पाकिस्तान की मदद करनी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान कसूरवार नहीं है, पाकिस्तान इसका विक्टिम है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से आपने बात की, प्रेसिडेंट US जो बाइडेन ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया है और फ्रांस और यूनाइटेड नेशन मिलकर इस पर एक इजलास भी बुलाएंगे ताकि पाकिस्तान के लिए फंड रेजिंग की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसी मामले पर तज्ज़िया भी हासिल करेंगे। दो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक बाद। वेलकम बैक। रहीम यार खान जलसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि क्या इस तकरीर में वो अगले लाएमल का ऐलान करते हैं, क्या लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई तारीख देते हैं या मज़ीद ताख़ीर होगी तारीख देने में, और इस मामले पर मज़ीद बात करेंगे कि इस पर क्या स्ट्रेटजी नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने, और हमारे साथ मौजूद है सलीम साफ़ी साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पे ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद मालिक साहब, पहले आप फरमाइएगा, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब आज लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे रहीम यार खान जलसे में, या सिर्फ इमरान खान साहब एक दबाव रखना चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे, एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करें इसको? नहीं, अभी तक तो मेरा ख्याल है कि प्रेशर टैक्टिक है। अगर आज जो रिपोर्ट चल रही हैं कि उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने कहा कि अगर पार्लिमानी सतह पे इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो अमेरिकन लेटर था और डोनाल्ड लू वाली तमाम जो एपिसोड की बात हो रही थी, तो हम सोच सकते हैं वापस पार्लियामान में आने का। ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि एब्सोल्यूट इन कॉन्ट्रास्ट है जो खान साहब कर रहे हैं। देखिए शहजाद, दो तीन चीज़ें वेरी क्विकली जो हो रही हैं पिछले दिनों, हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की हो रही हैं। आपको पहले खान साहब को रिलीफ देखा आपने कोर्ट्स के थ्रू, बल्कि एक रिलीफ तो इंसिस्ट करके दिया गया जो उनका कंटेम्प्ट केस वाला था, उसमें भी फाइनल अब प्रोसीजरली रह गया, बाकी तो कोई फॉर्मेलिटी रह गई है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए डन थिंग। फिर हमने देखा इसहाक डार साहब की रिलीफ आ गई। मरियम का जो केस फाइनल हम देख रहे हैं, लग रहा है कि उनको भी रिलीफ मिल जाएगी। अब रह गया तो नवाज शरीफ साहब का रह गया है, वो भी जो सुनने में आ रहा है प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के चेंज अगर हो गए, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ रहा है, तो उसके मुताबिक शायद उनको भी रिलीफ मिल जाए। आई थिंक जिस मुलाकात का हम सुन रहे थे कि खान साहब की होनी है कुछ पता नहीं मुलाकात हो भी गई हो। अब सेकेंड मुलाकात जो
3-4 दिन पहले मैंने सुना कि जी मुलाकात होने वाली है आजकल में, शायद वो हो गई हो, क्योंकि ये इतनी बढ़िया डेवलपमेंट है कि एक चीज़ तो नज़र आ गई थी अब खान साहब को कि टेढ़ी उंगली, सिर्फ टेढ़ी उंगली से घी नहीं निकलना। और अगर उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स अपनी जो सब उनकी एक वेव चल रही है, अगर उनको चाहते हैं कि उनको मौका मिले इसको ट्रांसलेट करने का इलेक्टोरल वोट्स में, तो उनको ये पावर पॉलिटिक्स की माइनफील्ड में से गुजरना है। और ये जो आज का उन्होंने एक बयान फेंका है, ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट है। और आई थिंक अब इस पर वो देखेंगे कि क्या फीडबैक आता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी। और आज फिर उन्होंने उस जो रिपोर्टेड गुफ्तगू है टेलीविजन चैनल्स पे, उस पर उन्होंने फिर बड़ा सॉफ्ट अप्रोच लिया टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट। तो मेरा ख्याल है कि आज रहीम खान में कुछ नहीं होगा, आज फिर डेफिनेशंस होंगी, बातें होंगी, और अभी हम एक इवॉल्विंग सिचुएशन में हैं। सलीम साफी साहब, आपको क्या लगता है मामलात लॉन्ग मार्च की तरफ लेके जाएंगे इमरान खान, या जैसे कि अब ये खबरें आ रही हैं इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार है? ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये खबर सामने आई कि साइफर पे अगर इन्वेस्टिगेशन करा लें तो कौमी असम्बली में वापस आ जाएंगे। इससे पहले ये खबर भी आ रही थी कि अगर इलेक्शन पे बात कर लें तो कौमी असम्बली में वापस आएंगे। वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कौमी असम्बली में वापस आना चाहिए। जो इस्तीफों को केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी ये एडवाइस दे चुकी है कि इतने बड़े पैमाने पर बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, आपको चाहिए कि असम्बली वापस जाएं। तो आपको क्या लग रहा है, मुज़ाकरात होंगे या मामला जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की तरफ? देखिए, खैर एक तो वैसे पाकिस्तान में आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है और उसमें कौन क्या फ़ैसला करता है, तो उसके बारे में आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर इमरान खान साहब तो ख़ुद एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मैं यू टर्न्स लेता हूँ, और यू टर्न पहले वो महीनों के हिसाब से लेते थे, आजकल वो घंटों के हिसाब से लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसी इदारे से मुतालिक या किसी इशू पे चंद घंटे पहले उनका एक मौक़िफ़ होता है, फिर वो बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो इसलिए उनके बारे में तो मैं किसी पेशेंगोई का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन एक बात और भी है कि एक तो इमरान खान साहब ने माजी में जो भी इस तरह के एडवेंचर किए हैं वो कभी भी उन्होंने अपने तिये नहीं किए हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियों के सहारे से किए हैं। वो सिर्फ एक्ट करते थे, बाकी स्क्रिप्ट और वसाइल और रिसोर्सेज वो सब हमारी एजेंसियों की तरफ से होते थे। इवन इलेक्शन भी में भी यही अमल था। बाद में उनकी वो हुकूमत को भी उनकी तरफ से चलाया जाता था। वो ख़ुद इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे लिए पार्लियामेंट भी एजेंसियां चलवाती थी और लोग उसको पूरा करते थे। तो ये एक मरतबा उन्होंने बग़ैर उसके एडवेंचर किया इस्लामाबाद मार्च का, तो वो तो बुरी तरह नाकाम हो गया। दूसरा, अभी तक ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि माजी की तरह उनका मार्च किसी इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से सपोर्ट हो सकता है। और इसमें एक और नुक्ते की तरफ हम तवज्जो नहीं देते कि पिछली मरतबा उनको इस्लामाबाद में एंट्री की इजाज़त दी गई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से जी। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाबंद किया था कि वो डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे H9 से आगे। उसके बारे में फिर जो फ़ैसला आया तो एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब करार दिया था, जबकि बाकियों ने उस हवाले से पुलिस और एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी थी। वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है जी। तो लेकिन उसके बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस, ये अहम नुक्ता है सलीम साहब कि अभी तक ये मामला ख़त्म नहीं हुआ है, वो केस मौजूद है वहाँ पर। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिलते कि उनको सपोर्ट हासिल हो। लेकिन मियाँ जावेद लतीफ़ पिछले 2-3 रोज़ से ये बात कर रहे हैं, मुसलसल ये बात कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से। वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल की न्यूट्रलिटी नज़र नहीं आ रही और कह रहे हैं कि बाकायदा सहूलतकारी के हमें सबूत मिल रहे हैं, रात के अंधेरों में मुलाकात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आप निकलें, अगर कुछ लाशें मिलेंगी तो फिर एम्पायर उंगली उठा देगा। तो वो तो ये तासुर दे रहे हैं, वफाकी वज़ीर ये तासुर दे रहे हैं कि जो कुछ इमरान खान करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में, उनको कहीं ना कहीं सहूलतकारी हासिल है। नहीं, वो तो अब ये बात भी वाज़ी हो गई है कि जो 2014 का धरना था तो उसमें भी बुनियादी स्क्रिप्ट में कई हज़ार लाशें गिराने का था। लेकिन इस वक्त अगर इधर उधर से कोई इंडिविजुअल इस तरह करते हैं तो वो होगा,
लेकिन बतौर इदारा मुझे किसी तरफ से नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब को उस तरह का सपोर्ट है। फिर इस वक्त जो लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल बाज़ लोग करते हैं तो वो उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं होता। बाज़ लोग कहते हैं कि जी वो मीडिया के लाडले हैं, बाज़ लोग जुडिशरी का लाडला उनको करार देते हैं, कोई कोच की इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला है कि सुप्रीम कोर्ट से यकीनन फिर हुकूमत रुजू करेगी कि वो जो अधूरा मामला है उसको पाए तकमील तक पहुंचा दे, और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको इजाज़त देगी तो मेरे ख़्याल में जो माजी की रिवायतें रही हैं या जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है तो वो तो फिर एक ख़ास जगह पे जलसे का है, और वो अगर करते हैं आते हैं तो उससे वो नताइज उनको हासिल नहीं हो सकते जो डी चौक से आगे बढ़ के या रेड जोन में जाने के नतीजे में हो सकते हैं। अच्छा मालिक साहब, अब जब से मुलाकात की खबरें सामने आई हैं उसके बाद से लोगों की इस पर मुख्तलिफ आ रहा है। कोई कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है, कोई कह रहा है कि मुलाकात हुई लेकिन वो नतीजा कुछ नहीं निकला उसका, लेकिन कुछ क्लूज़ हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने ये बात करना शुरू कर दी ऑल ऑफ अ सडन कि जो नई अपॉइंटमेंट है उसको अगले इलेक्शंस तक मौखर किया जाए, एक मुख्तसर एक्सटेंशन दे दी जाए, इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। उनकी तकारीर टीवी पे चलना शुरू हो गई। कोई इसको देख रहा है और कोई कह रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। फिर जावेद लतीफ़ साहब का स्टेटमेंट कि उनको सहूलतकारी हासिल है, ये क्या है? कोई ऐसा मामला या सिर्फ बस अफवाही है महज? नहीं, देखिए जहाँ तक तो एक्सटेंशन की बात हो रही है वो उनके रहने से ज़्यादा इमरान खान साहब इंटरेस्टेड हैं कि एक पर्टिकुलर जनरल साहब आए ना, कि उनकी अपॉइंटमेंट ना हो जाए, जिसको वो अपने बड़ा ही करीबी जो रुफ़का है उसमें बड़ी खुल के बातें करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत डेट्रीमेंटल होगा, बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए वो तो उसकी दो वजूहात हैं फ्रैंकली। और दूसरा, आई थिंक जो एक मुलाकात तो डेफिनेटली हुई है, और आप एक ये देखिए कि उस मुलाकात को नेगेट शहजाद कोई नहीं करता। जिससे भी आप पूछते कहते हैं मुझे नहीं इल्म, वो तमाम उनके पार्टी सेक्रेटरी जनरल को नहीं पता, उनके वाइस चेयरमैन सलीम साफी साहब ने बड़ा दिलचस्प आज कॉलम लिखा है, ऐवान सदर में चीफ न्याजी की मुलाकात, हकायक और नताइज। तो इसलिए हम सबको पता है कि मुलाकात हुई है, और खुद ये सेकंड मुलाकात डेफिनेटली मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि प्लान थी वैसे। लेकिन ये जो आज की मैं बातें सुन रहा हूँ इससे तो मुझे लगता है कि कुछ पता नहीं हो गई हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो साफी साहब ने बात किया, जिस बात का उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि जी ये उन्होंने तासुर है कि अगर लाशें गिरी तो पैर की उंगली उठ सकती है। अगर लाशें गिरने वाला खुदा न खास्ता किसी मौके पर सीन हुआ तो फिर खाली लाशें नहीं गिरेंगी, फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज गिरेंगी, इत्तेहाद भी फारिग होगा, खान साहब भी फारिग होंगे। और दरमियान में जब खान साहब से कुछ लोग बात कर रहे थे तो एक बड़ी इनको कहा गया कि इस पर भी गौर कर लें कि 2 साल अगर एक केयर टेकर सेटअप आ जाए, क्योंकि बड़ी सख्त डिसीजन लेनी है जो किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए वायबल नहीं है। तो क्यों ना इस बात पे एग्रीमेंट हो जाए कि 2 साल एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट चले, जिसको ऑब्वियसली इनकी साइड ने रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत सी बातें चल रही थी, बहुत कुछ वो बिहाइंड द सीन्स हो रहा था। लेकिन आज का जो कमेंट है ये मेरे नजदीक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि मेरा ख्याल है कि इनको भी मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखा है, सीबीएम शो करें। आई थिंक आज खान साहब ने पब्लिकली सीबीएम फेंका है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ। राइट। और सलीम साहब आपने तो कंक्लूजन यही ड्रॉ किया है कि जो मुलाकात थी उसमें कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ, इमरान खान साहब को कोई मकसद हासिल नहीं हुआ जो वो चाहते थे। जी, एक तो वो कॉलम जो आज मेरा छपा है मैं उसके एक एक लफ्ज़ की सदाकत पे कायम हूँ, और जो नतीजा मैंने अखज़ किया है तो अभी तक उस नतीजे पे भी कायम हूँ। और बाद में अगर आप देखें भी तो इमरान खान साहब का जो मुतालबा था उसको तो तस्लीम करने के कुछ भी शवाहिद नज़र नहीं आ रहे। उनका तो मुतालबा यही था कि नवंबर से पहले इलेक्शन करा दिया जाए, तो वो तो ना तस्लीम अगर किया गया होता तो उसके लिए कुछ तैयारियां हो रही होती, और इसीलिए इमरान खान साहब ने फिर चकवाल में वो लहजा इस्तेमाल किया, क्योंकि वो तो उस मुलाकात के बाद हुई थी ये चकवाल का जलसा। तो एक तो उससे भी पता चलता है कि जो इमरान खान साहब चाहते थे जिस तरीके से और जितने लोगों ने कोशिशें की, अब उन लोगों की कोशिशें भी मज़ीद वो नहीं कर सकते। मसलन आरिफ अलवी अब किस मुंह से जाके दूसरी साइड से कहेगा कि जी आप आके खान साहब से मुलाकात कर ले। तो इसलिए अब खान साहब के पास आगे इंगेजमेंट के लिए सिर्फ हुकूमत और पार्लियामेंट या अदालत का रास्ता रह गया है। और आपने देखा होगा कि ये लोग जब इस्तीफों की तस्दीक नहीं कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट लाजिज नहीं छोड़ रहे हैं,
और मैंने तो कई हफ्ते पहले ट्वीट किया था कि वो पार्लियामेंट में वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अल्टीमेटली उनको वो पार्लियामेंट की तरफ वापस आना होगा। ठीक है, मुझे एक जुमला मालिक साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जो साइफर की तहकीकात वाली बात उन्होंने की है, उन्होंने एक सीबीएम फेंका है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। ये सीबीएम है या नो गो एरिया है? क्योंकि साइफर की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो जितना कुछ कहना था एस्टैब्लिशमेंट भी कह चुकी है, आईएसपीआर ऑफिशियली उस पर अपना मौक़िफ़ दे चुकी है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस के बाद। तो अब उस पर क्या तहकीकात के लिए कौन तैयार होगा मजीद? तो शहजाद, अगर कल को तहकीकात हो जाती हैं और उसके अंदर वही सांस होता जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एजेंसी पहले दे गई है और तब तक खान साहब वापस आ गए होते हैं, तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। लेकिन देखिए एक चीज और भी आप देख लीजिए कि अगर आपने कोई चेंज, कॉम्प्रोमाइज चेंज भी होना है, तो कौन सा चेंज आसान है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि दोनों पार्टी पॉलिटिक्स में हो और एक और जमहूरी तरीके से एक और हुकूमत गिर जाए? क्या वो आसान है और इलेक्शन लाए जाए, या एक पार्टी पार्लियामान में हो ही ना और वो कहे मैं धरने से इलेक्शन गिराऊंगा? तो आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट को भी कौन सा रास्ता ज्यादा आसान है इम्प्लीमेंट करना? जस्ट पुट वन एंड वन टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब और सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। खेलों की दुनिया के अजीम और बेमिसाल खिलाड़ी टेनिस स्टार रॉजर फेडरर कल अपना आखिरी और बहुत ही जज्बाती मैच खेलकर रिटायर हो गए। अपने अलविदाई मैच के बाद वो खुद भी रोए और अपने साथ अपने फैंस, अपनी फैमिली और दुनिया के बेहतरीन टेनिस स्टार को भी आबदीदा कर दिया। रॉजर फेडरर के आखिरी मैच की खास बात यह थी कि वो इस डबल्स मैच में अपने रिवायती हरीफ राफेल नडाल के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ पार्टनर के तौर पे खेल रहे थे। रॉजर फेडरर का पूरा कैरियर शानदार कामयाबियों से भरा हुआ है, मगर इनके कैरियर का इख्तिताम जीत के साथ ना हो सका। फेडरर और नडाल की स्टार जोड़ी मैच तो ना जीत सकी, लेकिन लाखों और करोड़ों देखने वालों के दिल जरूर जीत लिए। मैच के बाद टेनिस कोर्ट में मौजूद शायकीन ने बहुत देर तक खड़े होकर जज्बाती अंदाज में फेडरर को खराजे तहसीन पेश किया। फेडरर के कैरियर की खास बात यह है कि फेडरर बचपन में प्रोफेशनल मैचेस में बॉल बॉय यानी कि मैच के दौरान गेंद उठाने का काम करते थे और आज वो टेनिस की दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ी माने जाते हैं और गोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बहस का हिस्सा रहते हैं। रॉजर फेडरर जहां अपने शानदार ऑलराउंड खेल के लिए माने जाते हैं, वहीं वो टेनिस कोर्ट के अंदर और बाहर अपने अच्छे अखलाक और किरदार के लिए भी मशहूर है। टेनिस का खेल रॉजर फेडरर के लिए क्या मायने रखता है, इसका अंदाज़ा उनके किसी मैच या चैंपियनशिप जीतने के बाद के जज्बात से पता चलता है। कल भी अपने अलविदाई इंटरव्यू में वो बहुत जज्बाती नजर आए। खास तौर पर अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करते हुए वो रो पड़े। रॉजर फेडरर के आखिरी मैच के मौके पर जिस बात ने सबको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, वो फेडरर के रिवायती हरीफ खिलाड़ियों का रद्द-ए-अमल था। नोवाक जोकोविच, एंडी मर्रे और राफेल नडाल भी फेडरर के फेयरवेल मैच पर अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और कल कैमरे ने कुछ ऐसे मनाजिर रिकॉर्ड किए जो तारीख का हिस्सा बन के रहेंगे। फेडरर और नडाल की वीडियो जिसमें वो दोनों रो रहे हैं जाहिर करती है कि दोनों हरीफ होने के बावजूद एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। और एक और फुटेज में फेडरर के साथ नडाल और जोकोविच को भी रोता देखा जा सकता है। ये मनाजिर इसलिए भी यादगार हैं कि टेनिस के ये तीन अजीम खिलाड़ी पिछले 19 साल में 63 ग्रैंड स्लैम यानी कि टेनिस के सबसे बड़े मुकाबले जीत चुके हैं और पिछले कई साल से ये बहस होती रही है कि इन तीनों में से टेनिस का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। फेडरर की रिटायरमेंट पर राफेल नडाल का कहना है कि मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं टेनिस की तारीख के इस हैरानकुन मौके का हिस्सा हूं और पिछले कई सालों में हमने बहुत सा अच्छा वक्त साथ गुजारा है। फेडरर के रिटायरमेंट से मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा मुझसे अलग हो रहा है और मेरे लिए यह सब बयान करना बहुत मुश्किल है। विंबलडन किंग रॉजर फेडरर 8 विंबलडन समेत 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले मर्द खिलाड़ी हैं। इसके अलावा उन्होंने 103 टूर्नामेंट्स और 1251 मैचेस जीते हैं। वो 310 हफ्तों तक टेनिस के नंबर 1 प्लेयर रहे हैं। इनमें से कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो बाद में टूटे जरूर हैं, लेकिन दुनिया फिर भी फेडरर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मानती है और रॉजर फेडरर अपनी इस बयानाज़ कामयाबी का क्रेडिट अपने साबिक कोच को देते हैं, जिनसे फेडरर का गहरा जज्बाती लगाव था। मगर अपनी ज़िंदगी का पहला ग्रैंड स्लैम जीतने से पहले ही 2002 में फेडरर के कोच पीटर कार्टर की हादसाती मौत हो गई और जब 17 साल बाद उनसे एक इंटरव्यू में कोच के हवाले से सवाल तो वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके। रॉजर फेडरर जितने अजीम खिलाड़ी हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। उनकी मकबूलियत की एक वजह यह भी है कि उनका अपने फैंस के साथ मिसाली इंटरेक्शन रहता है। इसके अलावा उन्होंने इंसानियत की फलाह के लिए भी खुद को वक्फ किया।
और रॉजर फेडरर फाउंडेशन इसकी एक मिसाल है। ये फाउंडेशन बच्चों की तालीम और बेहतरी के लिए काम करती है और अब तक 20 लाख से ज़ायद ज़रूरतमंद बच्चों की मदद कर चुकी है। और आज जब रॉजर फेडरर टेनिस को खैरबाद कह रहे हैं तो इस मौके पर पूरी दुनिया में इनके लाखों फैंस उन्हें सलाम पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, तो उसे इजाज़त दीजिए।